हेलो माय डियर स्टूडेंट, यूर मस्ट वेलकम ऑन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेकेंड यूनिट, इट मींस चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग को। जैसे कि आपको पता है, मैं कुछ दिन से आपको वीडियो डिलीवर नहीं कर पा रहा था कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, बट डोंट वरी, अब आपको स्टेप बाय स्टेप टोटल वीडियोस प्रोवाइड होंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही। और प्लीज अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं, अगर पढ़कर आपको थोड़ा भी लगता है कि हाँ कुछ आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है और आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज इसे लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक की वजह से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है और काम करने के लिए हमें एक अच्छी प्रेरणा मिलती है। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं बैंकिंग पे। तो बैंकिंग, यहां पे हमें इस चैप्टर में दो तरह की बातों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। पहला तो आपको समझना है कॉमर्शियल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। दो टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है, कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक पे आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम कॉमर्शियल बैंक को समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, इसके बाद कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं वो समझेंगे, फिर उसके बाद हम अपने फर्दर वीडियो लेक्चर में हम सेंट्रल बैंक पे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको कॉमर्शियल बैंक के बारे में टोटल कवरिंग मिलेगा, जो भी इससे रिलेटेड डाटा है आपको अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कॉमर्शियल बैंक क्या है। तो कॉमर्शियल बैंक पे जब हम डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। कॉमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म, जो परफॉर्म करता है द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। इट मींस आपकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का काम करता है। दूसरा, ग्रांटिंग लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, और उसके पास जो कैपिटल होती है, जो पूंजी होती है, उसे इन्वेस्ट करने का काम करता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट के पर्पज से। तो जो बैंक होते हैं उसके मेन ये होता है कि वो पब्लिक की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे, और जो बिजनेसमैन है, इट मीन जो फर्म है, उन्हें लोन प्रोवाइड कराए, और जो उसके पास अपनी कैपिटल होती है, जो लोगों ने डिपॉजिट की है अपने अकाउंट के थ्रू, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करे प्रॉफिट पर्पज से। तो ये सारी एक्टिविटी या ये सारे फंक्शन जो भी इंस्टीट्यूशन करते हैं उन्हें हम बैंक के रूप में, इट मींस कॉमर्शियल बैंक के रूप में जानते हैं। तो ये तो सिंपल सा डेफिनेशन था जो आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपके लिए समझना, जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि कॉमर्शियल बैंक डिजाइन कैसे होती है, इट मींस इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं ये कैसे स्टैब्लिश होते हैं, या इनका हमारे इंडिया में किस तरह ये स्टैब्लिश होते हैं, तो हम इसको समझते हैं पहले। स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया में कॉमर्शियल बैंक का क्या स्ट्रक्चर है। तो कॉमर्शियल बैंक दो तरह के मेनली होते हैं। पहला तो होता है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। अब इसे समझिए कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक क्या है। आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल के अंडर में जितने भी सारे बैंक आते हैं उन्हें हम शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। बहुत सिंपल है, आप बस इतना समझिए, जो आरबीआई बना था आरबीआई एक्ट के थ्रू 1934 में, उसमें जो सेकेंड शेड्यूल है आरबीआई एक्ट के 1934 के सेकेंड शेड्यूल में जो भी बैंक लिस्टेड हैं उन्हें हम शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। सिंपल है। नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक क्या है? नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं होते, उन्हें हम नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। बहुत सिंपल है।
और इसके बाद हम देखते हैं इसमें शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में 3 कैटेगरी होती है। पहला तो होता है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक, सेकेंड होता है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक एंड थर्ड होता है आपका फॉरेन सेक्टर बैंक। अब जब भी आप जाएंगे किसी भी बैंक में अकाउंट ओपनिंग करने, तो अगर ये समझा है आपने तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि आप प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होता है। पहले इसे समझ लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक इट मींस इस बैंक का जो ऑनर्स होगा, इट मीन जो इसे रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का काम करता है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन होता है या प्राइवेट पर्सन होगा, उसके अंडरग्राउंड ये बैंक वर्क करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहे जाते हैं। तो अगर आपके अकाउंट इस बैंक में है तो आप समझ लिया आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक में एग्जिस्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक होता है जनरली वो बैंक जिसे रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट करती है। इट मींस गवर्नमेंट के हाथ में होता है जिसे रेगुलेट और कंट्रोल करना, उसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। इट मींस इजली जिसके ऑनर्स के रूप में गवर्नमेंट होती है उसे पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे तो एसबीआई एंड इट्स सब्सिडियरीज बैंक, मतलब एसबीआई और एसबीआई में जो इंक्लूड है वो सभी बैंक आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए। और इसके अलावा भी वो सारे बैंक जो 1964 में जिनका नेशनलाइज किया गया था 14 बैंकों का, वो सारे बैंक आपके पब्लिक सेक्टर बैंक में एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड है आपका फॉरेन सेक्टर बैंक। फॉरेन सेक्टर बैंक में हम देखते हैं फॉरेन सेक्टर वो बैंक है जिसका ऑनर्स, इट मींस जिस बैंक को रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम कोई फॉरेनर्स करता है या जिसको ऑनर्स फॉरेन पर्सन होते हैं, उन्हें फॉरेन सेक्टर बैंक कहते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिका एक्सप्रेस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो ये तो था आपका स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉमर्शियल बैंक क्या है, ये हमने समझा। कॉमर्शियल बैंक के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये हमने समझा। अब कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, इट मींस कॉमर्शियल बैंक किस तरह की एक्टिविटी करता है, इसके मेन फंक्शन क्या है। तो चलिए देखते हैं हम कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस को। तो अब समझते हैं कॉमर्शियल बैंक के मेन फंक्शन क्या है। तो कॉमर्शियल बैंक के 2 मेन फंक्शन होते हैं। एक तो आपका प्राइमरी फंक्शन होता है, एक होता है आपका सेकेंडरी फंक्शंस। ये 2 मेन फंक्शंस ही होते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक के पहले प्राइमरी फंक्शंस में क्या क्या एक्शंस होते हैं कॉमर्शियल बैंक के, वो समझते हैं। तो प्राइमरी फंक्शंस में 2 होता है, एक तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा होता है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। इट मींस कोई भी कॉमर्शियल बैंक आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का काम करता है और एडवांसिंग ऑफ लोन, इट मींस किसी भी फॉर्म या बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये डिपॉजिट 3 तरीके से होते हैं। क्योंकि आपका जो बैंक में अकाउंट होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। हम देखते हैं पहला होता है आपका करंट अकाउंट एंड डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट भी इसे कहते हैं। ये करंट अकाउंट डिपॉजिट जो होता है आपका, ये सिर्फ उन लोगों के अकाउंट होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं। इट मींस ऐसे पर्संस जो डे बाय डे अपने पर डे का जो भी उनका बिजनेस है वो बैंक में इन्वेस्ट भी करते हैं, जमा भी करते हैं और तुरंत पेमेंट भी कर देते हैं। इट मींस कभी भी निकाल भी सकते हैं। तो इस पे ध्यान रखिएगा, आपका अगर करंट अकाउंट है बैंक में तो उस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे होता है। मतलब बैंक आपको करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है। और ये सिर्फ बिजनेसमैन के ही अकाउंट ओपन होते हैं जो एक ही टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसा ट्रांसैक्शन करते हैं, इट मींस बैंक के थ्रू। तो उनके करंट अकाउंट, तो आपके करंट अकाउंट डिपॉजिट्स को भी एक्सेप्ट करती है बैंक। सेकेंड जो डिपॉजिट होता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट या जिसे आप टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट इट मींस ये एक लॉन्ग टाइम के लिए आपने अपने टोटल पैसे को बैंक में फिक्स कर दिया है, तो ये आपका फिक्स्ड डिपॉजिट कहलाता है। या तो इसे टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं बैंक की भाषा में। तो ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है इस पे आपको हैवी इंटरेस्ट, जो बैंक है वो हैवी इंटरेस्ट पे करती है कस्टमर को अपने। तो इट मींस एक चूंकि ये लॉन्ग टाइम तक है ना, तो बैंक इस पैसे का
कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है, एक लंबे समय तक यूज करती है और इसके एवज में आपको हैवी इंटरेस्ट रेट भी पे करती है। और तीसरा जो डिपॉजिट होता है किसी भी कॉमर्शियल बैंक में, वो सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं। ये आम पीपल्स के, जो भी आम लोग हैं उनके सभी के वो जो अकाउंट खोलते हैं वो सेविंग डिपॉजिट ही होते हैं। इसमें सेविंग अकाउंट ही ओपन होते हैं, इसी के थ्रू डिपॉजिट होते हैं। इसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलता है लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 to 5% तक। ठीक है, इसमें मिनिमम आपको इंटरेस्ट पे होगा, लेकिन सबसे हैवी इंटरेस्ट पे मिलता है आपको फिक्स्ड डिपॉजिट में। और करंट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट जो बैंक है वो पे नहीं करती है। तो ये 3 तरह के आपके अकाउंट होते हैं किसी भी कॉमर्शियल बैंक में। जो कोई भी कॉमर्शियल बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे वो फॉरेन हो, वहां पे 3 तरह के अकाउंट ओपन किए जाते हैं। इन्हीं अकाउंट के थ्रू कॉमर्शियल बैंक में लोग अपने पेमेंट को डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो इट मींस हमने समझा कॉमर्शियल बैंक का जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करता है वो ये 3 अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। चलिए, अब दूसरा उसका मेन फंक्शन है एडवांसिंग ऑफ लोन, मतलब कॉमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसमें 3 तरीके से वो लोन प्रोवाइड करता है। पहला तो है आपका कैश क्रेडिट। तो आपको जैसे कि पता है कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक बगैर कोलेटरल के कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं कराता है। तो सपोज दैट आपको कोलेटरल रखना ही पड़ता है। कोलेटरल इट मीन सिक्योरिटी कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी। तो वहां पे अगर कैश कुछ रखते हैं, जैसे कि आपका कोई बॉन्ड है, कोई शेयर है, उसको रखकर एज अ कोलेटरल के रूप में अगर आप लोन्स लेते हैं या उसके आधार पर बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराती है, तो वो कैश क्रेडिट कहलाता है। डिमांड लोन्स ये एक अलग तरह का लोन है। ये जनरली नहीं होता है, देखने को प्रैक्टिकल में नहीं होता है। इट मींस ऐसा लोन जो आपको बैंक ने प्रोवाइड कराया और जब चाहे तब बैंक इसे डिमांड कर सकती है इस लोन की। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स यही जनरली दिया जाता है। किसी भी छोटे बिजनेसमैन है उनको शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है। वो कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो कोई भी सिक्योरिटी एज अ कोलेटरल के रूप में रखेंगे, वहां पे उसके आधार पर उनको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराती है बैंक। तो ये तो कॉमर्शियल बैंक की दूसरा एडवांसिंग ऑफ लोन जो फंक्शन थे उसके ये 3 फंक्शंस हो गए। तो हमने ये समझा प्राइमरी फंक्शंस में 2 मेन वर्ब, एक तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा एडवांसिंग ऑफ लोन। लेकिन कॉमर्शियल बैंक के दूसरे मेन फंक्शंस है सेकेंडरी फंक्शन। इसमें भी कई तरह के एक्टिविटी जो है वो कॉमर्शियल बैंक करती है। सबसे पहला आपको जो एक्टिविटी करती है सेकेंडरी फंक्शन के रूप में कॉमर्शियल बैंक, वो है आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये एक तरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराती है कॉमर्शियल बैंक अपने जो अच्छे कस्टमर है, इट मींस जिनका क्रेडिट बैंक में अच्छा होता है, उनके लिए ये फैसिलिटी बैंक अवेलेबल कराती है। इट मींस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने किसी पर्सन को आपने कोई चेक काट के दे दिया और वो चेक जब बैंक में लेके जाता है उसको बनाने के लिए, तो वो उसमें पता चलता है कि आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, तो वो चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है। लेकिन जो अच्छा कस्टमर होता है उसके चेक को बैंक बाउंस नहीं करती है, बल्कि वो जैसे कि आपको 1 लाख किसी को पेमेंट करना है, आपको जैसे कि सपोज दैट आपको 50,000 किसी को पेमेंट करना है और 50,000 रुपीज आपको पेमेंट करना है और आपके अकाउंट में 40,000 ही है। ठीक है, आपके अकाउंट में 40,000 रुपीज है और आपने किसी को 50,000 का चेक काट के दे दिया। तो बैंक वो अपने जो अच्छा कस्टमर होगा, जिसकी क्रेडिट अच्छी होगी बैंक में, उसको वो वापस बाउंस नहीं करेगी उसके चेक को, बल्कि वो अपने क्रेडिट के ऊपर आपको 50,000 का जो चेक होगा उसे पास कर देगी। तो इट मींस वो 10,000 रुपीज आपके माइनस हो जाएंगे। कहां पे? आपके क्रेडिट में। आप जब भी पैसा नेक्स्ट टाइम पेमेंट करेंगे वो बैंक आपसे काट लेगी। ठीक है, ये हुआ आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो अपने बेस्ट कस्टमर को बैंक प्रोवाइड कराती है। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या फैसिलिटी अवेलेबल कराती है हमें कॉमर्शियल बैंक। दूसरी फैसिलिटी जो है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज इट मींस अगर आपका कोई कस्टमर है, आपने उसे सामान पेमेंट किया, उसने
आपसे क्रेडिट पे कोई सामान परचेस करके ले गया, वो बिल होगी आपके पास और वो एक टाइम दिया होगा, इस टाइम पे वो आप आकर पैसे ले लीजिएगा, लेकिन आपको सपोज दैट वो जो आपके पास बिल है वो मैच्योरिटी होने से पहले ही आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप बैंक में ले जाकर उस बिल को एक्सचेंज करा सकते हैं और उस पे वो डिस्काउंटिंग को काटकर वो बैंक आपको पैसा पेमेंट कर देगी और जब उस बिल की डेट पूरी हो जाएगी उस पे वो जाकर उसको रिकवर कर लेगी। तो इस फैसिलिटी को डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो ये आपकी सेकेंड फैसिलिटी हो गई। तीसरा जो मेन फैसिलिटी अवेलेबल कराती कॉमर्शियल बैंक वो एज एजेंसी के रूप में एजेंसी फैसिलिटी। इट मींस यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो कॉमर्शियल बैंक होती है वो एज एजेंट के रूप में काम करती है। एजेंट के रूप में कैसे काम करती है? जैसे सपोज दैट मान लीजिए ट्रांसफर ऑफ फंड्स, आपके जो फंड्स हैं उनको ट्रांसफर करने का भी काम करती है एज एजेंट। आपको यहां से वहां ट्रांसफर करना है पेमेंट, वो एज आपके एजेंट के रूप में आपके फंड को ट्रांसफर कर देती है। दूसरा कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, मतलब बहुत सारी चीजों का कलेक्शन भी करती है और बहुत तरह के पेमेंट भी करती है, जैसे शेयर है, बॉन्ड है, इन सारी चीजों का बहुत तरीके की चीजों का आइटम्स का कलेक्शन करती है और बहुत तरह के इंटरेस्ट है वगैरह आपका पेमेंट भी करती है। तो ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। तीसरा आपका परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझना होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? इट मींस जब भी गवर्नमेंट को, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से एज अ क्रेडिट के रूप में लेती है। तो आरबीआई ऐसे पैसा गवर्नमेंट को नहीं देता है, वो कहता है गवर्नमेंट से कोई सिक्योरिटी दीजिए जिसके आधार पे आप एक टाइम के बाद इसका इंटरेस्ट पे करके आप इसको वापस कर देंगे हमारे पैसे को। तो गवर्नमेंट एक लेटर तैयार करके देती है कि इतने टाइम बाद हम आपसे ये पैसे इतने इंटरेस्ट पे वापस कर देंगे। तो वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आरबीआई के पास होती है वो जरूरत पड़ने पे, इट मींस इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा करने पे, वो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल भी करती है और उससे परचेज भी करती है। तो ये रहा आपका परचेज एंड सेल। ये कॉमर्शियल बैंक भी करते हैं, आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करते हैं और उन्हें सेल भी करते हैं। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, आपको जरूरत पड़ने पे कॉमर्शियल बैंक आपको टैक्स के बारे में भी कंसल्ट करती है, सलाह देती है, ठीक है। फोर्थ इसकी जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इट मींस इसमें भी बहुत तरह के कॉमन फैसिलिटीज भी है जो बैंक प्रोवाइड कराती है। कॉमर्शियल बैंक एज अ लॉकर फैसिलिटी आपको देती है कि आप क्या कोई भी ऐसी कीमती चीज हो जो आप उसके लॉकर में रख कर आपको सिक्योरिटी उसकी अवेलेबल कराती है, उसके चार्जेस लेती है। दूसरा ट्रैवलर्स चेक, मतलब आपको चेक बुक दे देती है, आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी को भी चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की जनरल यूटिलिटी फंक्शन भी देती है, इसमें जनरल फैसिलिटी भी अवेलेबल कराती है आपका कॉमर्शियल बैंक। तो इस तरह से हमने अपने टॉपिक के आज की वीडियो में कवर किया है कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, और इसके साथ ही इससे पहले हमने देखा था कॉमर्शियल बैंक का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये कॉमर्शियल बैंक का ओवरऑल पूरा टॉपिक कवर हुआ और अपने फर्दर लेक्चर में हम कवर करेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या है, और साथ ही में हम ये भी कवर करेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। तो अभी तक इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ लीजिए, और पूरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।